हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परिधि नर्सिंग क्लासेस में। और मैं आज आपके साथ डील करूंगा एमएसएन का टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। उसके बारे में डील करेंगे अपन, उसकी डेफिनेशन, उसके इटियोलॉजी, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उसका मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशंस और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, अपन को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए डील करते हैं अपन पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होता है, इसकी बात करेंगे अपन डेफिनेशन के बारे में। ब्रेकडाउन या इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा ड्यू टू एससीएल। गैस्ट्रिक म्यूकोजा का इरोजन या ब्रेकडाउन होना एससीएल के कारण वो क्या कहलाता है, पेप्टिक अल्सर। अब ऐसा तो है नहीं कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा अपनी जो जीआईटी है हर जगह पाई जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपन हर जगह की जीआई डैमेज होगी उसको अपन पेप्टिक अल्सर बोल सकते हैं। तो इसकी पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक जगह भी होगी, तो इसकी बात करते हैं जगह की। तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के साथ अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है अपना कार्डिक स्फिंक्टर, यहाँ क्या है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये क्या है अपनी गैस्ट्रिक वॉल। किसी कारणवश या किसी इंजरी या किसी भी कॉम्प्लिकेशन के चलते यदि यहाँ का जो कार्डिक स्फिंक्टर है, इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं इसको, इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ये इनकम्प्लीट क्लोजर हो जाए, जिसके कारण यहाँ का जो एससीएल है वो ऊपर की ओर चला जाए, रीगरेट। अपने एक बीमारी आती है जड़, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है। तो एससीएल यहाँ पे चले जाए, जो यहाँ की जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, एससीएल की म्यूकोजा डैमेज हो जाएगी। इसको अपन क्या नाम देंगे, इसोफेजियल अल्सर। नेक्स्ट है, यदि किसी कारणवश, ये तो है पहला। दूसरी बात, यदि किसी कारणवश यहाँ का एससीएल तो है नॉर्मल, एससीएल हो जाए नॉर्मल, ठीक है नॉर्मल, और जो यहाँ की म्यूकोजा है, यहाँ की म्यूकस है, यहाँ का जो म्यूकोजा पे जो लेयर है म्यूकस की, वो म्यूकस हो जाए कम, तो ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो सीधा एससीएल के क्या आएगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट थर्ड वन बात करते हैं, हाइपर सिक्रेशन हो जाए एससीएल का, एससीएल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, एससीएल का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो एससीएल का लेवल इंक्रीज होगा तो वो आगे कहाँ जाएगा, डुडेनम में, तो यहाँ पे कौन सा अल्सर कर देगा, ड्यूडेनल अल्सर, यहाँ पे कर देगा ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ा पहले डेफिनेशन के बारे में, किसी गैस्ट्रिक म्यूकोजा का क्या हो जाए, एससीएल के कारण ब्रेकडाउन या इरोजन हो जाए, वो क्या कहलाएगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसके टाइप्स में अपन ने यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। पहला टाइप हो गया इसोफेजियल अल्सर, दूसरा टाइप हो गया गैस्ट्रिक अल्सर, और तीसरा टाइप हो गया ड्यूडेनल अल्सर। ये तीन टाइप हो गए। अब इन तीन टाइप के मोस्ट कॉमन साइट भी होती होगी, मोस्ट कॉमन इनके भी कोई कॉजेज होते होंगे, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पहला है इसोफेजियल अल्सर।
इसोफेजियल अल्सर, इसकी जो साइट है वो कौन सी होगी, लोअर इसोफेगस, सॉरी लोअर इसोफेगस। नेक्स्ट है, ये किसके कारण होता होगा, इसके कोज क्या है, इसका कोज क्या रहेगा, इसका कोज रहेगा इनकम्प्लीट क्लोजर, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ कार्डियक स्पिंचर। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इसकी साइड क्या रहेगी, तो इसकी साइड में ये स्टोमक है अपना, ये क्या है ग्रेटर कर्वेचर, ये इज ए ग्रेटर कर्वेचर, ये कौन सा कर्वेचर है, इज ए लेसर कर्वेचर। इसकी साइड कौन सी मानी जाएगी, इसकी साइड मानी जाएगी लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर इसकी साइड होगी। नेक्स्ट इसका कोज, जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसका कोज क्या हो सकता है, इसका कोज होगा HCl तो रहेगा नॉर्मल, लेकिन म्यूकस क्या रहेगी, नॉर्मल लेकिन म्यूकस क्या रहेगा, म्यूकस का रहेगा डिक्रीज, म्यूकस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है डुडेनल अल्सर, डुडेनल अल्सर, इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी, साइट रहेगी इसकी डुडेनम, डुडेनम में भी कौन से पार्ट, पूरा डुडेनम तो अपन पेप्टिक अल्सर नाम नहीं दे सकते ना, इसमें कौन सा रहेगा, मोस्टली D1, कौन सा पार्ट रहेगा, D1। तो अपन ने इसके डेफिनेशन के बारे में बात की, इसके ये जो टाइप्स है उसके बारे में बात की, इसके टाइप्स की जो साइट्स है उनके बारे में बात की। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब इसके ईटियोलॉजी या कॉजेस के बारे में। बात करते हैं इनके कॉजेस के बारे में, या ईटियोलॉजी भी हम कह सकते हैं। पहला होगा ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, आप सभी लोग जानते हो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ऑटो इम्यूनिटी जो बॉडी है खुद की सेल्स को एंटीजन समझ के डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, तो यहाँ पे भी ठीक वैसा ही होगा, जिसके कारण HCl का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और HCl का सिक्रेशन बढ़ने के कारण वहाँ पे पेप्टिक अल्सर हो सकता है। सेकेंड है कोरोसिव सबस्टांस, कोरोसिव सबस्टांस, ऐसे सबस्टांस जिनके अंदर एसिड ज़्यादा पाया जाता हो, ऐसे सबस्टांस जिनके अंदर एसिड ज़्यादा पाया जाता हो वो कोरोसिव सबस्टांस होते हैं। इनके कारण भी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको नुकसान पहुंचा जा सकता है। कोरोसिव सबस्टांस भी बहुत हो गया। नेक्स्ट है एसिड ड्रग्स, एसिड ड्रग्स जो अल्सर फॉर्मेशन करती है, एसिड ड्रग्स जो अल्सर फॉर्मेशन करती है उसको बोलते हैं अल्सरोजेनिक ड्रग, अल्सरोजेनिक ड्रग्स, सॉरी अल्सरोजेनिक ड्रग्स। फोर्थ है H. पाइलोरी, H. पाइलोरी जो बैक्टीरिया है इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं, इज मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर का जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि जो पेप्टिक अल्सर है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो उसके बारे में आप बताएंगे यहाँ पे H. पाइलोरी इज मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट है 14 फरवरी फूड आइटम्स, फूड आइटम्स समझ में नहीं आया होगा कई लोगों को कि ये 14 फरवरी फूड आइटम्स क्या है, तो मैं बता देता हूँ। 14 फरवरी को आता है आपका वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे के दिन आप अपनी महिला मित्र से मिलते हो तो आप उसको
चाय, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खिलाते पिलाते हो तो दूसरे दिन उसको एसिडिटी हो जाती है, और ये भी क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर कोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट कॉजेज और नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है अपना स्ट्रेस। 6 नंबर का होगा अपना स्ट्रेस। स्ट्रेस होने के कारण भी आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब ये क्रॉनिक रीनल फेलियर कैसे पेप्टिक अल्सर कर सकता है, इसका पता होना चाहिए सभी को। क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा तो जीएफआर क्या होगी, कम, और जीएफआर कम होगी तो बॉडी के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड लेवल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज यूरिया लेवल, इंक्रीज यूरिया लेवल, और यूरिया लेवल बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसको निकलने के लिए रास्ता भी तो चाहिए होगा। ये किससे सिक्रेट होंगे, excrete from saliva and HCl। ये क्या होगा, सलाइवा और गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस भी कर सकते हो, उसके द्वारा क्या होगा, ये एक्सक्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होगा, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा जगह का, इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेशन। गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेशन, गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेशन। और गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेशन होगी तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, यूरेमिक अल्सर, यूरेमिक अल्सर देखने को मिल सकता है। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर से कौन सा अल्सर देखने को मिल सकता है, तो बात करेंगे अपन यूरेमिक अल्सर। यहाँ लिख देता हूँ अल्सर। क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर यूरेमिक अल्सर। नेक्स्ट बात करते हैं हेड इंजरी। हेड इंजरी के अंदर कैसे पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है, हेड इंजरी होगी तो क्या हो जाएगा, आईसीपी का लेवल बढ़ जाएगा। आईसीपी का लेवल बढ़ जाएगा तो हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस, हाइपर वेगल स्टिमुलेशन, हाइपर वेगल स्टिमुलेशन। यदि हाइपर वेगल स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, HCl का लेवल बढ़ जाएगा, HCl का लेवल इंक्रीज, और LCl का लेवल बढ़ेगा तो उनको क्या देखने को मिलेगा, कसिंग अल्सर, कसिंग अल्सर देखने को मिल सकता है। हमको क्या देखने को मिलेगा, कसिंग अल्सर देखने को मिल सकता है। तो हेड इंजरी के कारण कौन सा अल्सर देखने को मिलेगा, कसिंग अल्सर, कहते हैं कसिंग अल्सर। नेक्स्ट है 9th पॉइंट। नेक्स्ट अपन को देखते हैं कोज हो सकता है बर्न। बर्न के कारण भी अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। कौन सा अल्सर देखो, बर्न होगा पेशेंट के अंदर तो क्या होगा, ब्लड वेजल्स डैमेज, ब्लड वेजल्स क्या होगी, डैमेज, ब्लड वेजल क्या होगी, डैमेज होगी। और ब्लड वेजल्स डैमेज होगी तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया। और हाइपोवोलेमिया होगा तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिया होगा तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द डोडेनम, डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा कर सकते हैं अपन, जे एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। डिक्रीज
ब्लड सप्लाई, इंक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी। और जीआईटी के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, इधर लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है, ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, म्यूकस डिक्रीज, और म्यूकस डिक्रीज होगा तो एचसीएल बढ़ जाएगा, और एचसीएल बढ़ेगा तो यहाँ पे कौन सा अल्सर देखने को मिलेगा, कर्लिंग अल्सर, कर्लिंग अल्सर देखने को मिल सकता है। अपन को कौन सा अल्सर देखने को मिलेगा, कर्लिंग अल्सर। तो बर्न के अंदर कौन सा अल्सर देखने को मिल सकता है, तो कर्लिंग अल्सर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते पहला क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर कौन सा अल्सर देखने को मिलेगा, यूरेमिक अल्सर। दूसरा हेड इंजरी के अंदर अपन को कौन सा अल्सर देखने को मिलेगा, तो जवाब रहेगा कसिंग अल्सर। बात करते हैं बर्न के अंदर कौन सा अल्सर देखने को मिलेगा, तो अपना जवाब रहेगा कर्लिंग अल्सर। ये अपने पढ़ लिया ईटियोलॉजी। पहले बात की अपने डेफिनेशन की। डेफिनेशन के अंदर अपन ने बोला ब्रेक डाउन या इरोजन ऑफ द गैस्ट्रिक मुकोजा ड्यू टू एचसीएल, एचसीएल के कारण गैस्ट्रिक मुकोजा का ब्रेक डाउन होना या इरोजन फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज। दूसरा अपन ने इसके टाइप्स की बात की। पहला ईसोफेजियल अल्सर था, दूसरा गैस्ट्रिक अल्सर था, और तीसरा डुओडेनल अल्सर था। इसमें मोस्ट कॉमन साइट की बात की, ईसोफेजियल अल्सर है उसके अंदर अपन ने लोअर ईसोफेगस बताया, जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसके अंदर अपन ने लेसर कर्वेचर बताया, और जो डुओडेनल अल्सर है उसके अंदर अपन ने डुओडेनम का फर्स्ट पार्ट D1 बताया। नेक्स्ट वन अपन ने ईटियोलॉजी की बात की, जिसके अंदर अपन ने पहला पॉइंट ऑटो इम्यूनिटी रहा, दूसरा कोरोसिव सब्सटेंस रहा, तीसरा कोई भी 14 फरवरी फूड आइटम्स रहा, जिसके अंदर आपको बताया फोर्थ पॉइंट अपना स्ट्रेस रहा, और उसके बाद अपना रहा एच पाइलोरी इज मोस्ट कॉमन कोज माना गया। दूसरा है उसके बाद अपन ने क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर कौन सा अल्सर होगा, यूरेमिक अल्सर। फिर हेड इंजरी के अंदर अपन को कौन सा अल्सर देखने को मिलेगा, इसे कसिंग अल्सर। तीसरा बर्न के अंदर कौन सा अल्सर देखने को मिलेगा, कर्लिंग अल्सर। ठीक है, ये अपन ने ईटियोलॉजी, डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, तो पहला साइन सिम्टम्स क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन जाहिर सी बात है, पहला साइन एंड सिम्टम अपना एब्डोमिनल पेन यहाँ पे अपना रहने वाला है। तो पहला लिख देता हूँ एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन, क्या मेरे एब्डोमिनल पेन है तो क्या मेरे को क्या पेप्टिक अल्सर है, तो जवाब है मे बी, हो भी सकता है और मे बी नहीं भी, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपने पढ़ा है क्लिनिकल फीचर है एब्डोमिनल पेन। तो क्या वहाँ जो क्या एब्डोमिनल पेन है, क्या वो अपना सही जवाब रहने वाला है। इसके अंदर पहले तो लोकेशन की बात करते हैं कि लोकेशन क्या है इसकी। एब्डोमिनल पेन होगा लेकिन होगा पर कहाँ होगा, इसकी लोकेशन की बात करते हैं पर लोकेशन, लोकेशन कहाँ रहने वाली है इसकी, इपीगैस्ट्रियम रीजन में, इपीगैस्ट्रिक रीजन, इपीगैस्ट्रिक रीजन। नेक्स्ट लोकेशन हो गई, इसका नेचर कैसा रहेगा और पेन कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि इसोफेजियल अल्सर है, डुओडेनल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है। तो बात करते हैं इसके, यदि पेन राइट साइड से हो, राइट साइड से शुरू हो, ये मेरा राइट हाथ है, इधर से पेन स्टार्ट हो मिड लाइन इपीगैस्ट्रियम लाइन की तरफ, राइट साइड से इपीगैस्ट्रियम लाइन की तरफ, राइट साइड टू इपीगैस्ट्रिक लाइन। ठीक है, तो ये कौन सा अल्सर माना जाएगा, इट्स ए डुओडेनल अल्सर, डुओडेनल अल्सर। नेक्स्ट है, यदि पेन मेरे लेफ्ट साइड से गैस्ट्रिक इपीगैस्ट्रियम लाइन की तरफ आए तो कौन सा होगा, इसोफेजियल अल्सर। यदि पेन मेरे लेफ्ट टू इपीगैस्ट्रिक
लाइन की तरफ आए तो कौन सा अल्सर होगा, इज ए इसोफेजियल अल्सर। इसोफेजियल अल्सर, ये तो हो गया इसकी साइट के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, इसकी साइट के बारे में, पेन कहाँ से कहाँ तक होता है इसके बारे में। बात करते हैं इसके नेचर की, नेचर कैसा होगा, मतलब किस पेन होगा पर किस प्रकार का होगा, किस टाइप का होगा। तो इसमें नेचर रहेगा इसका बर्निंग नेचर, इसका रहेगा बर्निंग नेचर, नेचर रहेगा इसका बर्निंग नेचर। नेक्स्ट है इसका लोकेशन होगी, लोकेशन के आधार पर मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक होगा, बर्निंग नेचर हो गया। अब ये पेन जाएगा कहाँ तक, मतलब रेडिएट कहाँ तक होगा, तो रेडिएट होगा बैक साइड, रेडिएट होगा बैक साइड तक, बैक साइड, बैक साइड क्या होगा, ये रेडिएट होगा। यदि कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास, वो एब्डोमिनल पेन की शिकायत लेकर आ रहा है और उसको राइट टू लेफ्ट की, राइट टू गैस्ट्रिक लाइन की तरफ पेन है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। अभी ये कंफर्मेटरी नहीं है। उसके बाद नेचर कैसा है, बर्निंग नेचर होना चाहिए और रेडिएट कहाँ होगा, बैक साइड की तरफ रेडिएट होगा। ये क्या है अपना पहला साइन एंड सिम्टम्स। दूसरा है, दूसरा साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है क्या। दूसरा साइन एंड सिम्टम्स रहेगा नोजिया एंड वोमिटिंग। तीसरा साइन एंड सिम्टम्स रहेगा अपना ब्लीडिंग। तीसरा साइन एंड सिम्टम्स अपना क्या रहेगा, ब्लीडिंग। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ साइन एंड सिम्टम्स है अपना हेमरेज। ब्लीडिंग हेमरेज एक ही बात है, हेमरेज अपन नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी क्या हो गई, मोस्ट साइन एंड सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में। तो बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में। यहाँ पर हम एक साइन एंड सिम्टम्स या थोड़ी नॉलेज के अकॉर्डिंग एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे आपको, कि जो फूड इंजेक्शन है, फूड इंजेक्शन है, दोनों में डिफरेंट है। जो इसोफेजियल अल्सर है और ड्यूडेनल अल्सर है, जो इसोफेजियल अल्सर है उसके अंदर अपन जैसे ही फूड इंजेक्शन करेंगे उसके 10 से 15 मिनट के अंदर पेन क्या होगा, स्टार्ट होगा और कब तक रहेगा, 1 से 2 घंटे तक पेन रहेगा। दूसरा है ड्यूडेनल अल्सर, ये एम्प्टी स्टमक में, एम्प्टी स्टमक में रहेगा। एम्प्टी स्टमक के अंदर क्या रहेगा, पेन रहेगा। एम्प्टी स्टमक में पेन, एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी में पेन रहेगा। मैं देता हूँ, समझिएगा। एम्प्टी स्टमक के अंदर पेन रहेगा और जैसे ही फूड इंजेक्शन करोगे आप, तो फूड इंजेक्शन करेंगे तो पेन क्या होगा, पेन रिलीव होगा। ये भी एक इसका साइन एंड सिम्टम्स रिलीव होगा, ये भी क्या एक साइन एंड सिम्टम्स है।